रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। गुड़गांव लोकसभा सीट के सांसद राव इंद्रजीत ने बिना किसी का नाम लिए मुसेपुर की हार के लिए जयचंदों को जिम्मेदार ठहराया। उनका इशारा पूर्व विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी के भाजपा की टिकट के 2 दावेदारों पर था, जिनमें से एक विधानसभा चुनाव के समय रेवाड़ी से बाहर चले गए और दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और इस हाल में पहुंचे कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। कल एक नेता ने तो कह दिया कि जब जयचंद ने हरा दिया तो उनका वर्चस्व है ही नहीं, और दूसरे पूर्व रेवाड़ी विधायक ने जयचंद की व्याख्या ही बदल डाली। पूर्व रेवाड़ी विधायक ने क्या कहा, पेश है रिपोर्ट। परिचय तो हो ही रहा है। माननीय प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और यहाँ आए सभी साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां तो हम सबने ले ही ली है। पुनः बधाई, आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि योगीराज कृष्ण का उस दिन जन्म हुआ था, जो गीता के रचयिता, जिनकी मुखारविंद से गीता की रचना हुई, उनको बधाई, आपको बधाई, हम सबको उनका आशीर्वाद मिले और देशभक्ति का पर्व अब गया है। हम सब ने देशभक्ति को अपने हृदय में उतारा है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए देशभक्ति को भूल जाते हैं। पक्षी भी नहीं भूलते। पक्षी भी ये कहता है, जब जंगल में आग लग गई तो वो कहता है, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, अब हमारा धर्म यही जले इसी के साथ। तो मेरा आपसे कहने का ये है कि स्वाधीनता के पर्व के दिन इस तरह की चर्चा, राजनीतिक चर्चा, मुख्य अतिथि के मुख द्वारा सुन के बड़ा दुख हुआ। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनका इतना मान और गौरव बढ़ाया, पूरे देश को तिरंगामय कर दिया, उस पर साथ साथ टिप्पणी करना मुख्य अतिथि द्वारा, ये पार्टी का भी अपमान है और राष्ट्र का भी अपमान मानता हूं मैं। ये कहना कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, हरियाणा की हमेशा उपेक्षा हुई है सब सरकारों द्वारा, और यहां तक कि जिन लोगों ने प्रजातंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, अपने हित की रक्षा करना सबका अधिकार है, उन लोगों को जयचंद की संज्ञा दे डाली। तो सवाल उठता है कि जयचंद कौन? कांग्रेस पार्टी में जिसमें ये महानुभाव रहे, पूरा जीवन कांग्रेस को सींचा, मंत्री रहे और केंद्र में मंत्री रहे, मलाई खाई, और जब ये पता लग गया, निश्चित हो गया कांग्रेस गई, मोदी जी आ रहे हैं, तो उस समय जलते हुए बन को छोड़ के कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंप करके अपने आप को जयचंद साबित करते हुए बीजेपी में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कहते हैं कि हमने बीजेपी में सरकार बनाई। मैं ये कहता हूं, वो बीजेपी में सरकार बनाने के लिए आए थे या अपनी राजनीति बचाने के लिए आए थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सब भी जानते हो, पूरी जनता जानती है इलाके की, कि ये बीजेपी को बचाने आए थे या अपनी राजनीति बचाने आए थे। मैं निश्चित कहूंगा कि अपनी राजनीति बचाने के लिए आए थे।
और इस बचाने में बीजेपी ने उनका बहुत सम्मान किया, दोनों बार केंद्र में मंत्री बनाया। और कांग्रेस ने जब ये खूब सत्ता में ताकत में थे, कांग्रेस ने इनको पावर नहीं दी किसी की टिकट काट दे। यहां तक तो ये पावर भी दे दी बीजेपी पार्टी ने कि ये टिकट कटवाने में सामर्थ्य है। और पार्टी इनको क्या देती, और कहते हैं कि अगर आप मेरी पीठ के पीछे खड़े होंगे, संघर्ष करेंगे, तो मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। मैं ये कहता हूं, ये जनता, इस क्षेत्र की जनता हर बार तुम्हारी पीठ के पीछे खड़ी रही, 40 साल से तुमको झेल रही है, पूरी ताकत दी, सारे पद मिले, आपने इस जनता को, इस इलाके को क्या दिया, और अब तुम्हारी पीठ में ही कुपड़ हो गया, तुम लोग अपने आचरण से गिर गए, तो इसमें जनता का क्या कसूर है। अब इनके दिन लद लिए। नाउ दिस लीडर इज स्पेंट फोर्स, हो लिया इसका जलवा, बात खत्म हुई। अब रह क्या गया, केवल वो रह गया। आपने देखा होगा कल जो परसों में जो ये प्रोग्राम हुए हैं, केवल स्वार्थी लोग, केवल प्रॉपर्टी डीलर, केवल टिकटार्थी, इनकी भीड़ के अलावा कोई बुद्धिजीवी, कोई सामान्य जन, कोई विकास कार्यों के लिए आतुर कोई भी व्यक्ति, कोई जनता का भला चाहने वाला कोई व्यक्ति वहां नहीं था। अब जयचंद कौन? मैं ये कहता हूं, लोकसभा रोहतक में पार्टी के उम्मीदवार की खिलाफत करते हुए कांग्रेस की मदद की जयचंद वो है। और जयचंद वो है जिसने नांगल चौधरी में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हराने की भरसक प्रयास की, जयचंद वो है। और जयचंद वो है जिसने पटौदी में अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश की, जयचंद वो है। और जयचंद वो है जिसने रेवाड़ी में स्थापित लोगों को समाप्त करके एक कैसे व्यक्ति को टिकट दी, मेरे मुंह से वो शब्द निकलेंगे तो शर्म आएगी। तो जयचंद वो है जिसने ये काम किए। बीजेपी के सम्मानित लोगों पर आरोप लगाया, भाई अरविंद ने सही बात पे अगर इनकी कोई खिंचाई कर दी है, उन्होंने बीजेपी की खिलाफत नहीं की। मेरा साथी होते हुए मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि बीजेपी की खिलाफत नहीं करना चाहते थे, और वो करनाल में मुख्यमंत्री के हलके में जाके वहां काम करने लग गए, पर काम किया बीजेपी के लिए। उसको जयचंद कैसे कहेंगे ये? और कोई भी जयचंद कौन है? कहते इंसाफ मंच के लोगों ने तो बड़ी मदद की। अगर उसके दिमाग से अभी भी इंसाफ मंच नहीं निकल के बीजेपी नहीं घुसी है, तो मैं मानता हूं जयचंद कौन है, या अंदाजा आप लगा लीजिए। और जयचंद वो है जिसने बीजेपी को हराने के लिए नारनौल म्युनिसिपल कमेटी के लिए टिकट तो दिलवा दी, लेकिन बीजेपी हारे उनके मदद के लिए या उसके लिए वहां पहुंचे ही नहीं। बीजेपी तो जयचंद वो है। नारनौल में बीजेपी को कैंडिडेट को मिली टिकट, लेकिन एक दिन भी वहां नहीं गए मदद करने के लिए, जयचंद वो है। रेवाड़ी में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे हफ्ते हफ्ते पड़े रहे। विधानसभा के चुनाव में खुद उसकी बेटी अपनी मूंछों की दुहाई लगाई, अपनी पगड़ी की लाज बचाने की दुहाई लगाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, प्रधानमंत्री जी को बुला के भी एक तरह से इन्होंने अपमान किया। तो जयचंद वो है जिसने प्रधानमंत्री का अपमान कराया, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ विश्वासघात करके टिकट खोई। टिकट खोने का जिम्मेदार है असली जयचंद वो है। और जयचंद क्या, अपने भाइयों के साथ जो उसका व्यवहार है, जिसका ऐसा व्यवहार हो तो जयचंद कौन है? जिसका ऐसा व्यवहार है। ये बीजेपी में जो आए,
अब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर बार चुनाव से पहले ड्रामा करते हैं कि हमारी चलती नहीं है। बीजेपी और हर सब पार्टियां दक्षिणी हरियाणा को से वोट तो मांगती हैं, पर सरकार बनने के बाद काम ठोसा दिखा देते, काम नहीं करते। मैं कहता हूं तुझे दोनों बार इतना बड़ा पद दिया, अपनी उपलब्धि बता, किया क्या इस क्षेत्र के लिए। मैंने 8 पॉइंट का लेटर लिखा था कि अगर तुम ये करा जाते हो तो मेरी टिकट कटना सार्थक हो जाएगा, और बहुत सच लिखा था कि आप अब उम्र दराज हो चुके हैं, आपकी राजनीतिक परिस्थिति मेरे से भी खराब हो चुकी है, तो ईर्ष्या और अहंकार को त्याग करके जन कल्याण के काम करिए। तो भाई जयचंद कौन है? जो अहंकारी है। आप किसी नेता का नाम मत लो, माननीय प्रेस सर्वे कर लो और ये पूछो भाई सबसे अहंकारी नेता कौन है इस क्षेत्र में, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। सबसे ईर्ष्यालु नेता कौन है, जवाब अपने आप मिल जाएगा। सबसे निष्क्रिय निकम्मा काम नहीं करने वाला नेता कौन है, जवाब मिल जाएगा। आज आम जनता किसी के अहंकार को, किसी के घमंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, नहीं करेगी। चुनाव के समय आप नरम होके ये कहो मेरे साथी, मेरे बाप के साथी जो हमारे साथ थे वो हैं, उनके बेटे पोते मेरे साथ हैं, मैं उनको कैसे भूल जाऊं। अरे मैं चैलेंज करता हूं मेरे से नजदीक तुम्हारा कोई था नहीं, तुम्हारे लिए तन मन और धन दिया, अपना पैर खोया, तुम्हारे चुनाव में अपने पैसे लगाए और हमेशा तेरी मदद की। मेरे पहले चुनाव में भी जब मैं विधायक बना तब मेरी टिकट कटाने का प्रयास किया, मुझे मंत्री ने दिया, अयोग्य लोगों को मंत्री बनाता है ये। इससे बड़ा इलाके के लिए जयचंद कौन होगा। अगर योग्य व्यक्ति आगे आए और जिनमें काम करने की ललक हो, उनको तो इसलिए मारना चाहते हैं ये काम करेंगे तो तेरा स्तर गिरेगा, तेरा ग्राफ गिर जाएगा। ये बड़े शर्म की बात है। भाई सतीश यादव ने बहुत बढ़िया बात लिखी है इसी तरह की कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार इस हद तक हो रहा, वो बता रहे थे कि जो कॉलोनियां, जो लोग मीटिंग करते हैं, सभा बुलाते हैं और वो कॉलोनियां काटते हैं, प्लाट अवैध प्लाट काटते हैं, सरकार जिनको चाहती है कि अवैध प्लाट ना कटे, वो प्लाट काटने में सहयोग रहा, और सहयोग नहीं रहा। अब जब मंत्री जी आए तो 20 लाख रुपए दे गए अवैध कॉलोनी को उत्साहित करने के लिए। मैं समझता हूं ये 20 लाख रुपए कॉलोनाइजर नहीं रखेगा, ये अंडरहैंड वापसी का भी एक प्रावधान है। ये बेईमानी का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो जयचंद वो है जो हर स्टेप पे गद्दारी करता हो, शहर को बदनाम करने का, और शहर को तो छुपा दिया इन लोगों ने। कोई जांच करे इसकी। तो भाई सतीश ने ये कहा है कि शहर नगर पालिका में तो बस परमिट बंट रहे हैं लूट के। ऐसे लोग जो प्रखर होकर बोलने लगे हैं, अब मैं उनको बधाई देता हूं, और माननीय मीडिया को बधाई देता हूं। कम से कम उनके दिल में जब ये उमंग आने लगी है कि ऐसी गलत बातों को हम भी प्रदर्शित करें और निकालें बाहर, होना चाहिए ये। अब समय आ गया है, क्योंकि इनका समय गुजर लिया। 40 साल झेल लिए, 45 साल झेल लिए, 50 साल झेल लिए, 60-70 साल झेल लिए। कब तक झेलोगे? कब इनको नहीं बनाया जनता ने? कब जनता इनकी पीठ के पीछे नहीं खड़ी रही? पर इनको तो फिर अब चुनाव नजदीक आया है तो फिर वो ही माल चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा गद्दार कहूं, बेईमान कहूं या जयचंद कहूं, पूरी सभी कम्युनिटियों के साथ अहीर कॉलेज पूरे समाज का कॉलेज था, और उसको हड़प करके अपना कॉलेज बनाना ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, जुर्म है। ये एक ऐसा बिंदु है, इसको ध्यान से देखना आप। ये राष्ट्रीय मुद्दा है जो पहले बार मैं माननीय प्रेस के सामने कह रहा हूं। नेशनल हेराल्ड का केस और अहीर कॉलेज का केस, ये केस समान है या कोई फर्क है? पब्लिक संपत्ति को किस तरह से हड़पा गया
उस पूरी संपत्ति पे किस तरह से कब्जा किया गया, इसको नेशनल हेराल्ड को कोट करते हुए मैं सरकार से, ईडी से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और ईडी इसकी जांच करे और जिन लोगों ने ये पाप किया, अपराध किया है, उनको सजा मिले। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे जयचंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा कहने के बाद कुछ बचता नहीं है। जी अगर इस पे विचार करें कि तुम्हारी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नेशनल हेराल्ड की तर्ज पे ही जिन्होंने एक समाज के 36 बिरादरी के कॉलेज को, उनकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया है और तुम्हारी दी हुई पावर का दुरुपयोग करके ऐसे अधिकारियों को लगाया है जिसमें अहीर कॉलेज की जमीन में करोड़ों रुपए का घपला हुआ और अहीर कॉलेज को वो जमीन ऐसे ही दे दी गई और उन अधिकारियों को इसलिए रखा यहां, उनका ट्रांसफर करके इसलिए लाया गया कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो जब इस स्तर के लोग इतने गिर जाएं तो उनको राजनीति करने का या मंत्रालय या पद देने का अधिकार नहीं रहता, और अगर रहता है तो कहीं ना कहीं पार्टी में, मेरी पार्टी में दोष है। मैं पार्टी ने मुझको निकाल रखा है, लेकिन फिर भी निकालने के बाद भी मेरे मन में, मेरे जहन में पार्टी है। लेकिन है तब भी मैं इसको बिल्कुल खुले तौर पे ये कहूंगा कि अगर कोई पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती है, अपने लोगों को मारती है, शरणार्थियों को लाके मंत्री बनाती है जो किसी के नहीं है, ना कांग्रेस के रहे ना बीजेपी के हैं, और अगर बीजेपी की थोड़ी हालत खराब हो गई तो चाहे बेड़ियों से बांध लेना, लोगों की बेड़ी को तोड़ के सफेद टोपी पहनने का शुरुआत कर दी है। ये डरावा है और ये पुराना स्टाइल है इनका कि अपनी पार्टी पे किस तरह से दबाव बना के उनको डराया जाए। और पता नहीं अगर बीजेपी इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस डरावे से फिर झुक जाएगी तो परमात्मा मालिक है, पर जनता समझ चुकी है। अब ये भाई गया, कुछ नहीं बचाया, पार्टी डरे या ना डरे, और कोई दूसरी पार्टी भी अगर इसको लेती है तो वो भी गया और ये कहता है कि इस इलाके के साथ इंसाफ जब होगा, जब हमारी बात सुनी जाएगी, हमको पावर मिलेगी। तो भाई अगर इंसाफ लेने की इतनी हिम्मत है तो इंसाफ मंच के चुनाव लड़के देख ले, जनता अपने आप इंसाफ कर देगी। जो मैं कह रहा था 9 बिंदु मैंने लिखे, उनकी बात तो कोई नहीं की, लेकिन आज ही उसकी चिट्ठी का जवाब आया एक लाइन में, अभी पहुंचा ईमानदारी से। और उसमें क्या लिखा है? हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, एंड लास्ट में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगले एपिसोड तक नमस्कार।